हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटर ऑफ सक्सेस। तो फिर से आप लोगों के लिए बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर रुक्मणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आ गया हूँ। इससे पहले कि दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3, 4 एवं 5 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। एवं मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें कुल 75 प्रश्न के उत्तर के कवर करेंगे, जिसमें आपका प्रश्न जीके और जीएस से रहेंगे। कुछ भाइयों का कमेंट था कि सर आप बहुत जल्दी करा देते हैं, तो 75 प्रश्न के उत्तर को कवर कराना पड़ता है मेरे भाइयों, इसलिए जल्दी कराता हूं। आप 2-4 सेकंड के लिए पॉज ले सकते हैं वीडियो को, उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आपके लिए बेटर रहेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। सभी भाइयों से एवं दोस्तों से निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया है और आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे बोला जा रहा है कि हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता है। तो ये जीता है हॉकी पंजाब ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसको? तो ये हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मध्य प्रदेश किया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये रिसेंटली 2023 का करंट अफेयर्स है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में केम्ब्रिज के बिंज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये हेलुसिनेट को चुना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हेलुसिनेट का मतलब होता है मतिभ्रम। अगला प्रश्न, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो ये यूके में किया जाएगा, यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूके के ग्लासगो में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो यह है फंगा अभियान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फंगा अभियान के तहत ही यह उसका उद्देश्य है कि शब्द का उपयोग करने के प्रोत्साहित करके कवक के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो यह है 10 डिग्री जल संधि। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 8 डिग्री जल संधि मालदीव को मिनिकोय से अलग करती है, और 9 डिग्री जल संधि आपका ये कवरत्ती से मिनिकोय के मध्य स्थित है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? तो ये बिहार के नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं, वो इस प्रकार है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो ये मालदीव नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिम्स्टेक सदस्य देश आपका बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल है। बिम्स्टेक का फुल नाम होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगला प्रश्न, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है, तो ये संस्कृत साहित्य में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्य का सम्मान है जो कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये हैं हरिगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरिगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में प्रदान किया गया था नोबेल पुरस्कार। वही इस चंद्रशेखर को यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न, मानव निदान पुस्तक संबंधित है, तो ये रोग विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव निदान आयुर्वेद का प्राचीन ग्रंथ है एवं इसका मूल नाम रोग विनिचय है।
सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई थी? तो ये दक्षिणी सूडान की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी सूडान जो कि देश अफ्रीका में स्थित है, यह विश्व का 196वां स्वतंत्र देश एवं संयुक्त राष्ट्र का 193वां देश बना था। अगला प्रश्न, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बैंकॉक में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन हैं? तो ये हैं प्रदीप कुमार मोहंती। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही घीचंद मुर्मू नियंत्रक मामले का परीक्षक हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपका ये आर वेंकट रमई हैं। और उसके बाद उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 खाली स्थान एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। तो ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। लोक लेखा समिति जो कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करती है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, फिर यहाँ से आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है। तो मैं आपको 31 पे लाना चाहूँगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैग को सरकार के आय व्यय की देखरेख करने वाली सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था माना जाता है, जो कि संवैधानिक अनुच्छेद 148 से 151 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। भाग 14 में अनुच्छेद 315 के तहत स्वायत्त संवैधानिक संस्था के रूप में लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न, अशोक का रुम्नदेही स्तंभ संबंधित है। तो ये है बुद्ध के जन्म से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रुम्नदेही एक लघु स्तंभ है जिसे अशोक ने खुदवाया था। रुम्नदेही नेपाल तराई क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉर्नवालिस संहिता के द्वारा ही राजस्व और न्याय प्रशासन 1793 ईस्वी में अलग कर दिया गया था इसको इससे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो ये था नजीब खान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया था। अहमद शाह अब्दाली मथुरा एवं आगरा को लूटा था। आलमगीर II को सम्राट बनाया गया था एवं नजीब खान को मीर बख्शी नियुक्त किया गया था। अहमद शाह अब्दाली भारत पे 8 बार आक्रमण किया था। तो अभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये 1875 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इनका मूल नाम मूलशंकर था। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की थी। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही उगादी आपका ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो ये बनारस घराने से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय गायिका भी रही है गिरजा देवी, जिन्होंने मुख्यतः ठुमरी गायन को लोकप्रिय बनाया था। मालिनी अवस्थी जो कि गिरजा देवी की शिष्या थी, मालिनी अवस्थी, पंडित बिरजू महाराज और अक्षर महाराज का संबंध आपका ये लखनऊ घराने से है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि भारत की प्रमुख नदियाँ वह उनके उद्गम स्थानों को मिलाएं। तो यमुना आपका ये यमुनोत्री से निकलती है, कृष्णा महाबालेश्वर से निकलती है, गोदावरी नासिका से निकलती है यानी महाराष्ट्र के
नासिका जिले से निकलती है, वही महानदी आपका ये सियावा नदी से निकलती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए 4321 सही उत्तर हो जाएगा। यमुना नदी की बात करूं तो आपका यमुनोत्री हिमानी टेढ़ी गढ़वाल जिले से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ चंबल, केन, टोंस, हिंडन आदि नदी हैं। कृष्णा नदी ये पश्चिमी घाट के बालेश्वर से निकलती है, महाबालेश्वर से निकलती है। इनके सहायक नदियाँ कोयना, तुंगभद्रा, पंचगंगा, घाटप्रभा आदि नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिमी घाट से निकलती है एवं गोदावरी प्रायद्वीपीय यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके सहायक नदी प्राणहिता, पूर्णा, प्रवदा, पेनगंगा आदि नदी है। महानदी नदी जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। इनके सहायक नदियाँ ईब, मोड, तेल आदि नदी है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए 4321 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये कालबेलिया समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली रही है। इसे 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। कालबेलिया नृत्य जो कि केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत या दिखाया जाता है। अगला प्रश्न, मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में क्या है? तो ये साहूकार है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रा बाजार से अल्पकालीन धन प्राप्त किया जाता है, वही पूंजी बाजार से दीर्घकालीन धन प्राप्त किया जाता है। पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से अधिक संगठित और प्रतिभूतियों का बाजार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? तो ये है अचल संपत्ति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं वास्तविक संपत्ति। अचल संपत्ति के अंतर्गत आपका घर, भूमि, प्लांट इत्यादि आती है। ट्रेजरी बिल का प्रयोग सरकार अपनी लघु अवधि की धन आवश्यकता की पूर्ति के लिए करती है। विनिमय पत्र जिसे गैर ब्याज धारक या लिखित आदेश भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो यह है क्रिप्स मिशन पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव जो कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, टिप्पणी करते हुए तारीख चेक का था। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचे थे। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो ये आबाज तैयबी ने लिया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ किया था गांधी जी ने, एवं 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया था, तोड़ा था एवं इसी घटना को समन्वय आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, पूना समझौता महात्मा गांधी और दस के बीच हुआ था? तो ये बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1932 में पूना पैक्ट। एवं पूना पैक्ट आपका ये येरवदा जेल में हुआ था। पूना पैक्ट के द्वारा दलितों को अलग निर्वाचन मंडल देने की ब्रिटिश सरकार की घोषणा को रद्द कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने भारतीय हरिजन संघ की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये तात्या टोपे जी का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ भी रहे थे। वही 1857 के नेतृत्वकर्ता थे। बिहार के आरा के जगदीशपुर से कुंवर सिंह और नाना साहब कानपुर से नेतृत्व किए थे। और शुरुआत करने वाले 1857 के क्रांति के रूप में ये बिखरे थे मंगल पांडे जी। अगला प्रश्न, वही विद्रोह के दौरान कई महत्वपूर्ण नेताओं की वीरगति भी प्राप्त हुई थी, किंतु नाना साहब एवं बेगम हजरत महल को नेपाल चले गए थे। अगला प्रश्न, फिर से यहाँ से आपका रीजनिंग मैथ का प्रश्न शुरू हो गया है, तो मैं आपको 60 प्रश्न पिलाना चाहूँगा, जो कि शुरुआत होता है यहाँ से। आपका पूछा जा रहा है कि जिस प्रकार समाचार पत्र का संबंध सामान्य पाठक से है, उसी प्रकार पेशेवर पत्रिका का संबंध खाली स्थान डैश से है। तो ये शोधकर्ता से है। शोधकर्ता जो कि पेशेवर पत्रिका है, शोधकर्ता पढ़ते ही हैं। अगला प्रश्न, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो ये उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चावल का वनस्पतिक नाम ओराइजा सेटाइवा है। भारत का मुख्य खाद्य फसल चावल ही है। अगला प्रश्न,
1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो ये सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लीमेंट एटली ने भारत की समस्याओं का समाधान करने के लिए सदस्यीय कैबिनेट मिशन की स्थापना की थी। कैबिनेट मिशन में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर शामिल थे। सर पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष रहे थे। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे अंतिम सरकार का गठन और संविधान सभा का गठन भी किया गया था। अगला प्रश्न, मिनर्वा मिल्स व अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है? निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों से उच्चता की स्थिरता प्राप्त है। वैधानिक दृष्टि से निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को उच्चता की स्थिति प्राप्त है। दोनों के संबंध में अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी, वैधानिक दृष्टि से निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों और उच्चता की स्थिति प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ 1980 में संसद को संविधान में संशोधन के सीमित शक्ति प्राप्त की गई थी। 1980 में न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए तो प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। 6 महीने बाद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपातकाल प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। संसदीय अनुमोदन, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे ही कर सकता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 65, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली थी? तो ये 1971 में मिली थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1971 से पहले बांग्लादेश गणराज्य पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर यह स्वतंत्र देश बना था। अगला प्रश्न, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसे नाम बोलते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन से हुई थी। सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी, जो कि 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने जाने के कारण विश्व शांति को बढ़ावा देने एवं युद्ध के दौरान में तनाव में कमी लाने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया गया था। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है आपका, ये चीन नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि चीन की राजधानी रोनमिंबी होगी, न कि शंघाई। शंघाई चीन का सबसे बड़ा नगर है, जो देश का सबसे बड़ा पतन और वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र भी रहा है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति लंदन से वर्षा के लिए एक सीधी रेखा खींचता है, दूसरी रेखा वर्षा से ओस्लो और तीसरी ओस्लो से लंदन के लिए खींचता है। यह तीनों सीधी रेखाएं एक त्रिभुज का निर्माण करती है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश त्रिभुज में पूरी तरह आएगा? तो यह आएगा डेनमार्क। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क जो कि विश्व में डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। लाटविया की राजधानी रीगा है। अगला प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियाँ प्रचलित हैं? तो ये है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुजराती लिपि जो कि संपूर्ण गुजरात में प्रयुक्त होती है एवं यह देवनागरी लिपि से विकसित हुई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? तो ये है अनुच्छेद 243 के ई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? तो ये है अशोक मेहता समिति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए अशोक मेहता समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली को प्रस्तुत किया था एवं बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है?
तो आपको पता होगा कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इनके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। बाकी आपका सभी स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? तो ये है RMSA। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, यानी जो प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन के लिए काम का अधिकार देता है, और इसी का नाम नरेगा कर दिया गया है, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। एवं इसकी शुरुआत 2006 में प्रधानमंत्री के द्वारा शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखन वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई है? तो ये है नेचुरल हिस्ट्री। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लिनी एक प्रमुख रोमन भूगोलवेत्ता थे। इनके ग्रंथों से भारत के बारे में काफ़ी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी नामक पुस्तक की रचना प्रथम शताब्दी में की गई थी, एवं इससे पता चलता है कि भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंध काफ़ी विकसित रहा था। जियोग्राफिका पुस्तक एस्ट्रेबो द्वारा लिखी गई है। एस्ट्रेबो प्राचीन ग्रीस के भूगोलवेत्ता, दार्शनिक और इतिहास के विद्वान भी रहे थे। एवं इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी, मेगास्थनीज ने किया था। अगला प्रश्न, 25 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? तो ये है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। वही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहते हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत दल बदल कानूनी अधिनियम 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। एवं 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो ये भी आप लोग रखिएगा ध्यान में। अगला प्रश्न, फिर से आपका यहाँ पे मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है। तो मैं आपको सीधा 91 नंबर क्वेश्चन पे लाना चाहूँगा। बोला जा रहा है कि जफर का दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति रहा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जफर का मंगोलों से युद्ध करता हुआ मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहा था। बलबन का शासनकाल 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी के मध्य रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक रहा था, जो कि भारत में मुस्लिम शासकों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वाला शासक था। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करूं तो इन्होंने ही बिना किसी भेदभाव के पदों का आवंटन योग्यता के आधार पर किया था। अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गए बजट को काला बजट कहा गया है? तो ये 1973-74 में प्रस्तुत किया गया था, जिसे काला बजट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संवैधानिक अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय आवरण के रूप में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1859 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1859 में अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। 1856 में कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। वही 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया था और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी। अगला प्रश्न, नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो ये है कमोट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी कुल ऊंचाई 7756 मीटर है। वही मकालू
आपका ये नेपाल चीन के मध्य स्थित है। अन्नपूर्णा आपका ये नेपाल में स्थित है एवं नामचा बरवा आपका ये चीन में स्थित है। भारत में 2-4 चोटी भी स्थित है, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भारतीय संविधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार भारत और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 को नई दिल्ली में भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया था। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था एवं पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी, जो कि बी में बोला जा रहा है कि 1995 में आयोजित किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये बर्लिन में आयोजित किया गया था। COP28 का आयोजन जो कि पिछले साल 2023 में दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। COP27 का आयोजन जो कि 2022 में किया गया था, शर्म अल शेख में मिस्र में किया गया था। COP29 आपका ये 2024 में होगा, आपका ये ब्राज़ील में किया जाएगा एवं COP30 का आयोजन 2025 में आपका ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी केवल बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि खाली स्थान विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। तो ये है यूजेनिक्स। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार विजेता गलियन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया है। तो ये है तत्व 106। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 103 का नाम लोरेंसियम रखा गया है। अगला प्रश्न, म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। परक्लोरिक अम्ल को हम HClO4 बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को हम अम्लों का राजा भी कहते हैं, जिसे हम प्रबल ऑक्सी अम्ल भी कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुणसूत्र बने होते हैं। तो ये DNA और प्रोटीन से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका में 3 प्रकार के RNA पाया जाता है। अगला प्रश्न, खाली स्थान के 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड होते हैं। तो जिसको बोलते हैं विटामिन ए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोफेथेलमिया आदि रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन बी की कमी से बेरी की बीमारी होती है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंथोथेनिक अम्ल है एवं विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बोला जा रहा है कि सिद्धांत डेल्टा P और डेल्टा X जो कि बड़ा है x/4π कहलाता है। तो ये कहलाता है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत किसी कण की स्थिति का वेग एक साथ नहीं करता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। तो ये है चिकनी पेशी और हृदय पेशियाँ। तो 2-3 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चिकनी पेशियाँ या हृदय पेशियाँ अनैच्छिक पेशियाँ है जो हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती। चिकनी पेशियाँ लंबी एक केंद्रीय कोशिका से बनी होती है। हृदय पेशियाँ केवल हृदय में पाई जाती है, जो कि आपका ये जीवन प्रयत्न लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकोचन प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
104 बोला जा रहा है कि वह वर्ग चुनिए जिनमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो एक स्पीशीज की 2 बस्तियों में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एम्फीबियनों में नहीं होता, तो ये सल्क नहीं होता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर से आपका प्रश्न यहाँ पे मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है, तो मैं आपको 116वां नंबर पे लाना चाहूँगा, जो कि शायद लग रहा है कि ये भी मैथ प्रश्न का क्वेश्चन है। फिर भी देख लेते हैं कि दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और चुने दिए गए कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के तर्कसंगत में है या नहीं। तो बोला जा रहा है कि अफ्रीका के ज़्यादातर लोग कुपोषण से पीड़ित हैं। कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाए जाने की ज़रूरत है और लोगों को अच्छा और स्वस्थ भोजन खाने के लिए कहा जाना चाहिए। तो इस प्रकार ऑप्शन डी, जो कि केवल निष्कर्ष एक तर्कसंगत कर रहा है, जो दिया गया है कि अफ्रीका के ज़्यादातर लोग कुपोषण से पीड़ित है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है कि किसी चलती हुई रेलगाड़ी में आप देखते हैं कि कुछ ग्रामीण अपनी इच्छानुसार स्थान पर उतरने के लिए जंजीर खींचते हैं। आप क्या करेंगे? तो कुछ सहयात्रियों की सहायता से उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर मैं आपको 121 पर लाना चाहूँगा। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वंध्यता और कमज़ोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो ये विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन डी, जो कि रक्त का थक्का न जमना का प्रभाव करता है, एवं विटामिन सी अस्कर्बी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, और कैल्शियम की कमी से, जो कि हड्डियाँ मजबूत नहीं होती है। हड्डियाँ का महत्व, जो कि कैल्शियम का महत्व हड्डियों से संबंधित है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर इनवर्स वेग के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की वेग की गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कितना होगा? तो ये होगा 0 न्यूटन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पिंड नियत वेग से गतिमान है, यानी त्वरण आपका 0 हो जाएगा। तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो आपका एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, तो फिर मास क्या होगा? 0 ही बचेगा। तो 0 न्यूटन इसका सही उत्तर हो जाएगा। जड़त्व के गुण के अनुसार पिंड पर कोई बल कार्यरत है या नहीं? यदि पिंड विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बना रहता है, और पिंड गतिमान में है तो गतिमान में ही बना रहता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 0 सही उत्तर हो जाएगा, 0 न्यूटन। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि तत्व ए, बी, सी और ई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 और 13 है। तत्व का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? तो ये है ए और सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ए का 9 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 27 हो जाएगा, वही C17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आसान का सही पूर्ण रूप है? तो ये है द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शक्कर के इस परिवर्तन में होता है C12H5O11, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराता है। तो इस प्रकार आपका ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण ग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न, यौना आरंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता? तो ये अपरा का विकास नहीं होता, अपरा का विकास और एस्ट्रोजन का स्राव नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वृषण का कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करना, और वृषण कोष में वृषण स्थित रहता है। वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, एड्रोस्टेरोन नर में यौनावस्था को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 3 और 4 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चलन नहीं होता? तो ये है एल्कोहल और ग्लूकोज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एल्कोहल और ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक जो कि विद्युत के सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। अम्ल में हाइड्रोजन प्लस आयन उपस्थित होने के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं, और क्षार हाइड्रोक्साइड माइनस आयन उपस्थित होने के कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला प्रश्न, गलत वाक्य को चुनिए। तो इसमें आप
बोल सकते हैं कि मुनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। ये कथन गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जगत मुनेरा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज, माइकोप्लाज्म, साइनोबैक्टीरिया का समूह होता है। इसमें मुनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो बोला जा रहा है कि कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता। ये कथन गलत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कोलाइड गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित करता है। कोलाइड आपका ये विषमांगिक मिश्रण है। बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता एवं कोलाइड पर्याप्त अस्थायी होते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी, जो कि इसका गुण नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भार की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो ये रो होगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोधकता चालक तार की लंबाई और क्षेत्रफल से स्वतंत्र निर्भर रहता है। चालक की प्रतिरोधकता जो कि रो आपका ये R/A/L होगा। R आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, A एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस हो जाएगा और L आपका लेंथ हो जाएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता केवल तापमान एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग संकुचित होगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग में ऊर्जा E=12 KY²। यहाँ पे के स्प्रिंग नियतांक है और Y आपका जो कि फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रकार संकुचित होगा। अगला प्रश्न, प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है तो ये सतत वनपट प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सतत वनपट में रंगों का लगातार क्रम होता है। वनपट में रंगों का क्रम जो कि क्रमशः विबग्योर होता है। वनपट स्पेक्ट्रम लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका विचलन कम होता है, वही बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होने के कारण इसका विचलन अधिक होता है। प्रकाश का वन विक्षेपण जो कि तरंगदैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना वन विक्षेपण कहलाता है। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग या वर्गों में केवल अजैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल हैं? तो ये है पॉलीथीन, प्रक्षालक PVC एवं प्लास्टिक बेकेलाइट DDT। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है? तो ये है कवकीय एंजाइम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं एवं सवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो ये है एम्फिसेमा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है और आपको यह वीडियो कैसी लगा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।